नमस्कार। मैं जावेद अशरफ, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी और गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय गया में प्रधानाचार्य के पद पर अभी आसीन हूँ। मैंने अपने सेवा काल के लगभग 28 वर्ष गया महाविद्यालय में गुजारे हैं और विगत वर्ष ही मैं प्रधानाचार्य के पद पर गौतम बुद्ध महाविद्यालय महिला महाविद्यालय गया में आया हूँ। मनोविज्ञान विषय होने के कारण इस बात की हमेशा एक तड़प रहती है कि समाज की परिस्थितियों और समाज में हो रहे बदलाव से हम अपने आप को बचा नहीं सकते और उनका कुछ न कुछ प्रभाव हमारे ऊपर आता है। अभी हम सभी जानते हैं कि एक विश्वव्यापी जो महामारी हमारे इस धरती पर आई और उससे हम लोगों ने भी अपना बचाव करने के लिए एक लंबा लॉकडाउन किया और वो करना हमारे लिए ज़रूरी भी था और अभी भी हम लॉकडाउन की स्थिति से चल रहे हैं। भारत जो इतना विशाल देश है और हमारे देश की जो सुरक्षा थी वो शायद इसी में थी कि हम अपने देश में लॉकडाउन लाएं और लॉकडाउन लाना पड़ा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामयिक अपना निर्णय लिया और देशवासियों की हिफाजत के लिए राष्ट्रहित में बड़ा निर्णय लिया। निर्णय जब लिया तो लोग काफ़ी अलग अलग विचार रखने लगे और विचारों में बड़ी विविधताएं थीं। ऐसा लगा कि जैसे जनता के ऊपर कोई परेशानी आ गई है। परेशानी तो आई है, आई थी, आई है और अभी भी है, मगर उससे बड़ी परेशानी जो आने से बचा ली गई उसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए था। ये बात अपनी जगह ये स्थापित है कि कोई व्यक्ति अछूता नहीं रहा। इस लॉकडाउन के प्रभाव से वो बच नहीं सका और लॉकडाउन के प्रभाव में है। धीरे धीरे लोग उससे समायोजित होते जा रहे हैं और उसमें अब अभियोजन कर चुके हैं, मगर दबे दबे आज भी आपको ये स्वर मिलेंगे कि लोग एक क्षोभ का अनुभव करते हुए दिखेंगे आपको और एक दुख की प्रवृत्ति उनके अंदर दिखती है। मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो दिन हमारे अच्छे हैं उन दिनों को देखना चाहिए, ना कि उन दिनों के बारे में सोचना चाहिए कि लॉकडाउन नहीं होता तो हम विचरित करते रहते और हम घूमते रहते। अरे आप घूमते रहते और क्या क्या होता। चलिए, हम ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जिससे कोई निगेटिविटी आती हो और जिससे कोई ऋणात्मक सोच को ज़रा सी भी जगह मिलती हो। तो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो गया क्षेत्र के हैं, कभी हमें मिले होंगे, मुझे जानते होंगे। मैं देख रहा हूँ लाइक्स आ रहे हैं हमारे, कई लोग यहाँ पे प्रणाम और नमस्ते, जय हिंद सर भी दे रहे हैं। जाहिर है कि मैं 28, 29, 30 साल से शिक्षक हूँ और हमारे बच्चे हैं वो सब अभी जुड़ रहे हैं हमारे इस लाइव कार्यक्रम से। तो जो मुद्दा आज हमारी गुफ्तगू का है, जो बात हम आज करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कि इस देशव्यापी लॉकडाउन से, और आप इसे देशव्यापी ना कहें, आप इसे अंतर्राष्ट्रीय लॉकडाउन कहें। आप देश से बाहर भी नहीं जा सकते और किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश से कोई अपने देश वापस भी नहीं आ सकता है। मैं वो पिता बैठा हूँ आपके सामने जिसका स्वयं का बेटा
लंदन शहर में 45 दिनों से एक छोटे से फ्लैट में बंद है और वहाँ भी लॉकडाउन उतना ही सख्त है, हमारे यहाँ से कुछ ज़्यादा भी सख्त है। हम तो निकल आते हैं, थोड़ा बहुत अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी पूरी कर लेते हैं, उनको विकसित होने के नाम पर बाहर भी निकलना नहीं है। उनके डोर स्टेप पे कुछ दूध के पैकेट्स, कुछ चीनी, कुछ मक्खन, कुछ ब्रेड मिल जाता है और वो सिर्फ डोर खोल के उनको किसी वक्त उठा लेना होता है। और बहुत सख्त है वो, उनके शहरों में भी बहुत ज़्यादा फैला था, वो आपने सुना ही होगा। मगर उनको उस स्थिति में भी बनाए रखना उनके लिए एक बड़ी भयावह स्थिति थी। हम लोग तो यहाँ जो हैं परिवार, छोटे मोटे परिवार के साथ हैं और एक दूसरे को देख भी रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं, मगर उस बच्चे की भी आदत सोचनी चाहिए जो वहाँ अलग हो गया, मगर उसको बचा के रखना, संभाल के रखना भी यहाँ के अभिभावकों का ही काम है। माँ हैं, भाई हैं, मैं हूँ, ये उनसे बात करें और उनकी कोई जिसमें वो उनके चपेट में आने पाए। एक पीड़ा होती है, एक परेशानी होती है, एक मानसिक स्थिति बनती है और उस मानसिक स्थिति में हम भी आ सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं यदि आपसे परामर्श करने और आपको परामर्श देने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर वो प्रभाव उसका नहीं आता है, बिल्कुल आता है। खुद को मानसिक स्तर पर उससे बचाने की कोशिश की जाती है, मानसिक स्तर पर उससे अलग होने की चेष्टा की जाती है, विषयों को समझने की चेष्टा की जाती है, छोटे लॉस और बड़े लॉस के बीच अंतर करने की चेष्टा की जाती है। एक दूरगामी प्रभाव वाले जो हमारे ऊपर परेशानी आती, उससे बच के एक कुछ दिनों की परेशानी को ले लेने की बात अगर हम ऑप्ट कर लेते हैं और इसको अपने मन के अंदर यदि बैठा लेते हैं, तो शायद हम इन सब परेशानियों से निकल जाते हैं। और ये चिंता का आना और इसके ऊपर एक भय का माहौल बना रहना भी बिल्कुल सामान्य बात है। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि आप कुछ अगर थोड़े से भी परेशान हैं या चिंतित हैं या मैं हूँ तो ये नई कोई बात हो, ऐसा नहीं है। ये जब से दुनिया कायम हुई है हम चिंताओं के सामना करते रहे हैं, चिंताएं हमारे सामने आती रही हैं और चिंताओं को हमने परास्त किया है और हम आगे बढ़े हैं। और अगर हम चिंताओं के चपेट में आए हैं कभी, तो चिंता कुछ देर के लिए हमारे ऊपर शासक बन के चढ़ी हैं और चिंता हमारे ऊपर थोड़ी देर के लिए अगर शासक बन गई हैं, तो फिर हम तो गुलामी की तरह उनके सामने सर नतमस्तक हुए होंगे। मगर हमें अपने स्वयं के स्वामी की तरह ऊपर उठना चाहिए और अपने ही अंदर से आई हुई चिंता को दबाना चाहिए और अंतः आत्मा से इतना सशक्त हो जाना चाहिए कि अरे भाई, आप किसी पर तो विश्वास करेंगे ना, आप मुझ पे चलिए ना करेंगे विश्वास, और अपने माता पिता पर भी विश्वास आपको करना चाहिए, चलिए उन पर भी नहीं करेंगे विश्वास, आप उस व्यक्ति पर, उस उपासक पर तो विश्वास करिए जिस उपासक ने अपना सर्वस्व दिया है देश और राष्ट्र के हित में, जो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हुए हैं और जिन्होंने ये निर्णय लिया और हम लोगों को इतनी बड़े आपदा से, कगार से लौटा करके, बचा करके अब तो काफ़ी दूर तक कश्ती हमारी निकल के बाहर आ गई है और हमारी कश्ती अब थोड़े दिनों में ऐसा लगता है कि किनारे को भी लग जाएगी और हमने बहुत सारे भंवर देख लिए और हम निकल के आए हैं। और जिस तरह से प्रशासन ने चुस्ती और दुरुस्ती दिखाई है और जितना काम किया है इस बीच में, हम लोग दूर से ही बैठ के सही और समाचारों के माध्यम से ही सही, न्यूज़ चैनल और टीवीज़ के माध्यम से ही सही, हमें पता तो चला कि कहाँ कहाँ से परेशानियाँ आ रही थीं
और उन परेशानियों पर किस किस तरह से हम लोगों ने सब ने मिल के राष्ट्रव्यापी तौर पर सब ने मिल के उसको काबू में लाने की कोशिश की, और बहुत हद तक हम लोग काबू में हैं। यदि आपके ऊपर चिंताएं आती हैं तो आपको भी उन चिंताओं से ऊपर उठना होगा और चिंताओं को आपके अंदर परास्त करने की क्षमता विकसित करनी होगी। और चिंताएं परास्त होती हैं, होंगी और होती रही हैं। आप इतने बड़े हुए हैं तो आपने अपनी चिंताओं को दबाया ही होगा। मगर मैं ये ऐसा नहीं कहता कि आपको चिंता आए ही ना। चिंता आना भी एक सामान्य बात है, और चिंताओं पर अपने विवेक से काबू पा जाना आपके विवेक की तत्परता है और आपकी तार्किक शक्ति है, आपकी बुद्धिमानी है। तो हमें और आपको सबको मिलके ये चाहिए कि अपनी चिंताओं को दूर करें और विश्वास करना सीखें। विश्वास करना सीखें। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे रूलर्स ने, हमारे नेताओं ने, हमारे अग्रजों ने जो हमारे लिए किया है, ज़रूर हमारे लिए वो अच्छा है। सारी बातें सारे स्तर पर सबसे कर दी जाएं ज़रूरी नहीं होती हैं। हमारा अपना एक स्तर है, हमारा स्तर है शिक्षक का। हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बच्चों के साथ उनकी कुछ शिक्षा से जुड़े हुए रहे हैं, और उनके अंदर जो उनकी मानसिक स्थिति है उन पर उनसे बातें करें, उनके शैक्षणिक वातावरण को इम्प्रूव कराएं, उसको विकसित करें, उनके व्यक्तित्व के विकास का ध्यान रखें। अब हम अगर ये चाह लें कि सारी चीज़ें हमारे साथ आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसलिए अगर हम ये निश्चय कर लेते हैं कि ये हमारे ऊपर कोई चीज़ परेशानी ला दी गई है, तो ये तो कदाचित सही नहीं होगा। हमारे ऊपर जो सबसे कम परेशानी आने वाली चीज़ थी वही आई है। और आप यदि इसका एक ऐसा उदाहरण ले लें, इसके कुछ ऐसे पहलुओं को देखो भाई। एक बात आपसे मैं बहुत साफ कह देता हूँ और आपसे ये मैं साझा करना चाहता हूँ कि इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाएं अनंत हैं। और ऐसे ही नहीं, आज मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं, इसको बहुत सारे कवियों ने कहा, बहुत सारे राइटर्स ने कहा, किताबों में लिख दिया है। एक तो बहुत मशहूर शेर आप सुनते होंगे कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मेरे भाई, आपकी हमारी चाही हुई सब बात पूरी हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। इच्छाएं तो हमारी बहुत हैं, अनंत हैं। अभी जो इच्छा थी कि राष्ट्र का हित हो, देश का हित हो और सारे लोग सुरक्षित रहें, इतने बड़े हमारे पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आबादी में पाए जाने वाले हम देशवासियों के साथ आज सुरक्षित हैं। कई स्टेट में हमने कोरोना को भगा दिया है, बिहार स्टेट में भी काफ़ी कंट्रोल में है। और मैं तो ये कहूँगा कि भारतवर्ष के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कंट्रोल में है, और जो बचा हुआ है वो कंट्रोल में आ जाएगा। सिर्फ हमारे संयम की आवश्यकता है, सिर्फ हमें अपने अंदर वो शक्ति लाने की आवश्यकता है, सहन शक्ति लाने की आवश्यकता है कि हम थोड़ी सी परेशानी अगर उठा सकते हों और पूरे राष्ट्र और पूरे देश का एक इतिहास का निर्माण मैंने किया, हम लोगों ने किया, हम सबों ने मिल के किया, भारतवासियों ने किया, भारतीयों ने किया, तो ये इतिहास कल स्वर्णिम अक्षरों में आएगा। इसलिए तभी आएगा जब हम चिंतित ना हो ज़्यादा। अगर यदि हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, हम मानसिक स्तर पर अपने अंदर कुछ विदलता ले आते हैं, अपने अंदर कोई असंतुलन ले आते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। यदि हमारे अंदर कभी ऐसा कोई असंतुलन आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि आप उनकी तरफ देखें जो आपके जैसे भी नहीं। हमेशा ये आपसे कहा गया, क्या आपको लग रहा है कि पुलिस में काम करने वाले जो बाहर जा रहे हैं,
हेल्थ सर्विसेज में लगे हुए लोग, जो बाहर डॉक्टर्स, नर्सेज जो बाहर जा रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं, जो इस विपत्ति के समय देश की रक्षा और देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनके ऊपर खतरे नहीं आ रहे हैं। वो घूमने नहीं जा रहे हैं मेरे भाई, वो काम करने जा रहे हैं। और उनके परिवार पर क्या बीतती है। और फिर हमारे समाज में भी कुछ क्षेत्रों में जब उसका तिरस्कार लोग करने लगते हैं, हालांकि हमने उस पर भी बहुत नियंत्रण पाया है। अब कुछ गलतियां हो जाती हैं, वैसी गलतियों को मैं गलती नहीं मानता। एकजुट होकर सब हम लोग यहाँ खड़े हैं, चट्टानी रूप से खड़े हैं, और हमें इन परेशानियों के वक्त में अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा घटा लेना चाहिए। हो सकता है कि खाने की कोई ऐसी इच्छा होती हो, हमें कम उम्र के विद्यार्थियों में होती हो, उनको आदत हो शाम में कहीं पे वो फास्ट फूड वगैरह लेने की, वो अभी बंद है, नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, आप स्वच्छ खाना खा रहे हैं, फ्रेश खाना अपने से बना रहे हैं, खा रहे हैं, घर में बन रहा है, आपको मिल रहा है। ये कि अपने आप में खुश रहने की आदत यदि आपने डाल ली, तो ये आपने एक गुरु मंत्र अपने अंदर डाल लिया है। और यदि ये गुरु मंत्र आपके अंदर आ गया है, तो कोई सवाल ही नहीं है कि दुनिया की कोई क्षमता और कोई ताकत आप को इससे हरा सके और आप इसके दबाव में आ सकें। आपका ये संकल्प ले लेना कि हम इसके ऊपर आएंगे, हम इस महामारी से बाहर निकलेंगे, और ये संकल्प लिया जा चुका है। हमें तो सिर्फ उनके अनुयायी के रूप में शांतिपूर्वक एक अच्छे सैनिक की तरह से खड़े रहना है, आदेशों का पालन करना है। और वो सेना भी नहीं जिसे सामने दुश्मनों की गोली का सामना या गोली से दुश्मनों को मारना पड़ता है अपने घर में रह के। अरे भाई, इससे अच्छी और क्या बात होगी। आप तो कई बार चाहते थे कि घर में रुक जाएं और नहीं रुक पाते थे, इसलिए कि कॉलेज खुला हुआ है, ऑफिस खुली हुई है, स्कूल खुला हुआ है, पढ़ने जाना है, काम करने जाना है, नौकरी पे जाना है। मगर आज आपको ये अवसर प्रदान हुआ है कि आप वहाँ पर रहें और आप अपने घर में रह के ये संकल्प लें, ये निश्चय करें कि आप इस महामारी से बाहर आएंगे हम सब। और हमारा देश बाहर आने को आतुर है, आ चुका है। बहुत हद तक हमने कंट्रोल कर लिया। फर्स्ट फेज गुजर गया है, सेकंड फेज का भी समय निकल गया है। अब तो हम बचे कुचे इलाके में ही देख रहे हैं कि वहाँ से कोई चीज़ ऐसी आउटबर्स्ट नहीं हो। और अगर ऐसा कुछ कहीं पर भी थोड़ा सा भी हमें ऐसा प्रतीत होता है, तो हम तुरंत तत्परता के साथ उसके पीछे भागते हैं और भाग करके हम उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। मेरे भाई, मैं और मेरी बहनें जो भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप घर में रहिए और अपने मन में किसी प्रकार की विषाद की लाने की आवश्यकता नहीं, आपके घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपके अंदर घबराहट आती है तो आप अपने मन को स्वयं, आपका मन चंचल हो सकता है, मगर आप जब मेरे संपर्क में आए हैं और मुझसे बातचीत हो रही है, तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं भी उसी दौर से गुजर रहा हूँ और मेरे ऊपर भी वो प्रभाव आए रहे होंगे। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास अनुभवों का 2-4 कदम आपसे ज़्यादा है, वरना आप भी मुझसे ज़्यादा जानकार हैं और सब जानने वाले और जान रहे हैं। यथासंभव जो हम लोगों से हो सकता है, हम लोगों ने ये किया है, देशवासियों ने ये किया है कि हम सभी बातें अपने अंदर शुभ अपने अंदर लाएं, शुभ संकल्पनाएं लाएं, अच्छी बातें हमारे ध्यान में आएं, हम सदा अच्छी बातों का ध्यान करें और उसके ऊपर अडिग रहने का प्रयास करें। किसी ऐसी बात, अनहोनी बात जिसको होना नहीं है, उसकी कल्पना करके
हम अपने वर्तमान को क्यों खराब कर रहे हैं? भविष्य में ऐसा कुछ होना ही नहीं है, वर्तमान को क्यों खराब कर रहे हैं? और जो हमारा भूत है वो तो पूरे दुनिया में फैल के आप देख रहे हैं कि क्या हमारा भूत है, और जो वर्तमान है वो भी आप देख रहे हैं कि हम लीस्ट प्रभावित, हमारे ऊपर सबसे कम प्रभाव आया, हमने बहुत ज़्यादा नुकसान कुछ उठाया नहीं है, हमारे यहाँ कम्युनिटी फ्लेयर अप हुआ नहीं है, हम तो सबसे कम नुकसान पायदान पे खड़े लोगों में हैं, फिर हमें किस बात की चिंता है? और अगर थोड़ी बहुत चिंता होती है तो उस चिंता के ऊपर उसके ऊपर आपको काबू करना ज़रूरी है। उसके लिए बहुत सारे रास्ते आपके पास हैं। जैसे ही आपके अंदर चिंता का कोई विषय आए, आप कुछ ऐसे कार्यों में अपने को लिप्त करें कि वहाँ से ध्यान हटा लें। ध्यान यदि आप हटा सकते हो और नहीं आपका ध्यान बहुत ही ज़्यादा चला गया है उस चिंता की ओर और आप उस चिंता में डूबते जा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि चिंता में डूबकर आज तक चिंता से कोई निवारण मिला है क्या? हाँ, डूबते हुए को और परेशान होते हम लोगों ने देखा है, मगर निकलने वालों को ज़्यादा देखा है। और निकलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक लंबी सांस लेनी है। अगर आप यदि यह प्रैक्टिस अभी कर लें, एक लंबी सांस, यदि आप इसे कहते हैं डीप ब्रीदिंग, अगर एक लंबी सांस अभी ले लें आप, तो आप महसूस करेंगे कि अभी से पहले जो आपके अंदर जितनी ऊर्जा थी, जितनी स्फूर्ति थी, जितनी क्षमता थी, जितनी ताकत थी, जितना वीगर था, जितना इंथुजियाज्म था, उसमें कहीं कुछ बढ़ावा आया, बढ़ोतरी हुई है और आप कुछ सशक्त हो गए हैं। और सशक्त हो करके आप बाहर निकले, दूसरों के साथ, ऐसे लोगों के साथ आप शेयर करें अपनी बातें, ऐसे दोस्तों के साथ अपनी बातें रखें जो आपको चिंतित होने के रास्ते में और बढ़ावा ना दे दे। ये भी आप सुन लें। शेयरिंग और सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आपके रिश्ते होने चाहिए, आप सोशल रिलेशनशिप में रहिए। लोग अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरत है वक्त की, तो सोशल डिस्टेंसिंग अपनी जगह पर है, और जब सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए सोशल रिलेशनशिप हम बना रहे हैं तो ये डिस्टेंट मोड ले रहे हैं, ये फेसबुक लाइव ले रहे हैं, इसमें आप जुड़ रहे हैं, ये सोशल प्लेटफॉर्म ही है और सोशल नेटवर्किंग का ही एक रास्ता है जिसमें आप मुझसे शायद मिले हुए आप में से कई लोगों को कहो बहुत दिन हो गए होंगे, आज हम लोग ऐसा हैं जैसे रूबरू हो रहे हैं। सामने मैं देख रहा हूँ विशाल राज का नाम आ रहा है, विशाल राज हमारा स्टूडेंट है, बहुत प्यारा स्टूडेंट है। तो ये सब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कार्यक्रम चल रहा है। सर वहाँ फेसबुक लाइव पे आए हैं, तो सर फेसबुक लाइव पे आए हैं तो आपके लिए कुछ संदेश लाए होंगे ना, आपके लिए यही संदेश लाए हैं कि आप यकीन कर लीजिए, हमने ये यकीन कर लिया है कि हम इस कोरोना नामक महामारी से विजयी होके बाहर आएंगे। आधे से ज़्यादा आ चुके हैं, सिर्फ हमारे जो सेनापति हैं उनके ऐलान करने और घोषणा करने की देर है कि हमने इस रण में विजय हासिल कर ली है। हम रण विजयी होंगे, होना है हमें। अब रही बात कि बीच में अगर जो ज़रूरत इस बात की आती है कि अगर कोई बहुत चिंताएं बढ़ जाती हैं, चिंता यदि ऐसी है कि आपको बढ़ रही है, तो उन चिंताओं को सामयिक रूप से हल करके दूर करने के उपाय किए जा सकते हैं। यदि आपको कोई ख़ास ऐसी चिंता हो जिस चिंता के संबंध में आप चाहते हो कि कुछ परामर्श कर लें मुझसे, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में कुछ लिख सकते हो, तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आपकी
जो आपके क्वेरीज, आपके क्वेश्चंस, आपके अप्रिसिएशंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो अगर छोटी कोई चिंता है तो मैं उसका उत्तर देने के लिए भी तैयार हूँ। अगर मेरी समझ में जितनी बातें आएंगी मैं आपसे कहूँगा। मैं बस इतना ही कहता हूँ कि आप सुन लें। मेरा उत्तर होना यही है कि तुम कहाँ रुकते हो अर्शो फर्श की आवाज़ से, और तुमको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। अरे तुम कैसे रुक सकते हो? तुमने हमेशा जुझारूपन दिखाया है। तुम हमेशा, हम ज़्यादातर लोग जो इस तरह के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, इस तरह के कार्यक्रमों में आते हैं, वो मध्यम वर्ग के होते हैं। सुना आपने? मध्यम वर्ग से आते हैं। मैं भी मध्यम वर्ग से आता हूँ और मैं भी आप ही के जैसा हूँ। और उच्च वर्ग के लोगों को आराम व आसाइश से कम की फुर्सत कहाँ है, और निम्न कोटि के लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। उनकी रोज़ी रोटी का मामला है, उसको बहुत हद तक सरकारों ने, समाज ने आगे बढ़ के बहुत हद तक पूरा दिया है और उनका इंतज़ाम कर दिया गया है। वो भी खुश हैं, बड़े लोग अपनी जगह खुश हैं। चिंतित अगर कोई है तो ये मध्यम वर्ग है जिसमें हम और आप आते हैं। ये लाइक करने वाले, ये शेयर करने वाले और ये फेसबुक लाइव में आने वाले। मध्यम वर्ग की अपनी परेशानी क्या है कि इसके संसाधन कम हैं और इसकी आवश्यकताएं ज़्यादा हैं। इसकी चादर छोटी है और इसका तन लंबा है। ये अपने तन को छुपाता है तो इसका सर खुलता है, ये अपने सर को छुपाता है तो इसका पैर खुलता है। मेरे भाई, ये आज से नहीं है, ये हमेशा से है। मगर विश्वास कीजिए कि जो सबसे अधिक विजयी वर्ग है, जो सबसे ऊपर विजय पताका लहराने वाला वर्ग है, वो वर्ग यही वर्ग है, मध्यम वर्ग है। और जिसने अपनी मेहनत से देश को, अपने समाज को सब कुछ देने का प्रयास किया है, ये समाज के साथ जुड़ के रहना चाहता है, ये अपने वर्तमान को भी अच्छा रखना चाहता है, ये अपने भविष्य को भी संवारना चाहता है, और कई बार भविष्य को संवारने के लिए अपने वर्तमान को थोड़ी सी परेशानी में डाल देता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, जो भी मेरे बच्चे, जो भी लोग ये सुन रहे हैं कि हम अपने वर्तमान को थोड़ा बिगड़ता हुआ देख सकते हैं, भविष्य को नहीं बिगड़ने देंगे। और वही काम आज हो रहा है और उसी के लिए आप थोड़े से विचलित हो सकते हैं। मैं भी विचलित हो सकता हूँ और ये कष्टकर आपको लग रहा होगा। वैसे मैं अपने संबंध में तो आपको ये बता दूं कि शुरू में 2-4 दिन भले ही ऐसा कुछ लगा, हमारे गया की भाषा में उसको कहते हैं अकबक जैसा लग रहा था। अब कोई अकबक नहीं है, अब रम गया हूँ, घर में रहने के लिए रम गया हूँ, घर से काम करने के लिए रम गया हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने कुलपति महोदय का, अपने कुलाधिपति महोदय का, जिन्होंने राजभवन पटना में बैठकर और हमारे कुलपति महोदय ने कुलपति निवास में रहकर हमारे विश्वविद्यालय में ऑनलाइन शिक्षा की जो ज्योति जलाई है और जिसमें हम लोग लीन और लिप्त हुए हैं, हम आपको बता ही नहीं सकते हैं कितना आनंद दे रहे हैं। आपको एक बात बताऊं तो आप शायद बहुत खुश होंगे कि हमारे बच्चे नॉर्मल रेगुलर क्लासेस में जितने उपस्थित नहीं हो पा रहे थे, इधर उपस्थिति का प्रॉब्लम तो है, आप भी जानते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं जो छिपी ढकी है। उपस्थिति का प्रॉब्लम तो रहा है महाविद्यालयों में और तमाम संस्थानों में। ऑनलाइन शिक्षा में आ रहे हैं वो बच्चे, और जब वो एक बार ऑनलाइन में शिक्षा में आ रहे हैं तो उनके दोस्त और उनके दोस्त और उनके दोस्त, हाँ ये एक बात है कि कई बार सोशल डिस्टेंसिंग और बच्चों में आपस की दूरियां अपने घरों में रहने की वजह से सभी ऑनलाइन नहीं हो पाते हैं। ऑनलाइन होते भी हैं तो किसी का डेटा कम पड़ जाता है। ये सब चीज़ें भैया मेरे को, किसको नहीं कोताही किस्मत की शिकायत। सुनिए, किसी कवि ने कहा है, कितना प्यारा कहा है कि किसको नहीं कोताही किस्मत की शिकायत और किसको गिले गर्दिश अय्याम नहीं है।
किसको नहीं है? अरे गर्दिशे अय्याम और गिला और शिकवा तो हर व्यक्ति को है। सुनिए, करोड़पति से भी कहा जाता है कि श्रीमान 200 करोड़ रुपए आपके यहाँ बाकी हैं टैक्स के, आप जमा क्यों नहीं कर देते? आपके पास तो हजारों हजार और लाखों करोड़ हैं। तो वो कहता है कि आपकी समझ में ये नहीं आएगा, वो टैक्स के पैसे कैसे पैसे देने हैं मुझे वो मैं जानता हूँ, वैसे पैसे मेरे पास अभी नहीं हैं। जो पैसे टैक्स में जमा करने के लिए चाहिए वो नहीं है, और जो आपको दिखता है वो पैसे टैक्स में जमा करने योग्य नहीं है। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी आपके साथ नहीं करूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि वाइट मनी और ब्लैक मनी दो चीज़ें होती हैं जिसकी बहुत समझ हमें भगवान ना दे तो अच्छा है, इसलिए कि ये वो लोग जाने जिनके पास ये सब चीज़ें रहते हैं। अभी एक सवाल आया है राजीव प्रकाश का कि सर आप योग करते हैं? तो आपने अभी देखा राजीव प्रकाश कि योग की एक दिशा और दशा मैंने आपको बताई है। मैं योग करता हूँ और जो मुझे बहुत काफ़ी दिनों से और मेरे हेल्थ को फ़ायदा करने वाला, और ये जो डीप ब्रीदिंग है और इसी से जुड़ा हुआ प्राणायाम है, कपालभाति है और अनुलोम विलोम है, तो उसको यदि आप, मैं यहाँ पर चूँकि उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए उसका सजेशन अभी तक मैंने नहीं दिया है। योग तो एक बहुत बड़ी साधना है और योग हमेशा से फ़ायदा करने वाली चीज़ रही है, और चिंताओं के समय और जब हमारे पास ज़्यादा इस तरह की परेशानियां हुई हैं उस समय में योग ने बहुत आकर सहयोग किया है। तो ये डीप ब्रीदिंग जो अभी मैं फिर करने जा रहा हूँ आपके सामने, ये योग का ही एक रूप है कि सांस एक लंबी अपने अंदर भरें और उसको धीरे धीरे अपने अंदर छोड़ें। एक नई स्फूर्ति आपको मिलेगी और तुरंत मिलेगी। और मिलती है, ये बिल्कुल आजमाई हुई चीज़ है। तो मैं ये देखता हूँ कि जो और भी कोई सवाल अगर आप लोगों के आ रहे हैं। हाँ, एक बच्चे ने अभी मुझसे कहा कि टॉपिक जैसे आप समझाते थे और शायरी इस्तेमाल करते थे, ये बच्चा है विशाल राज, और कह रहा है वैसे ही आप आज भी वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनो भाई, मेरी अपनी एक प्रवृत्ति रही है और मैं कवियों की बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए कि कवि ने जो कहा कि जहाँ न पहुँचे रवि और वहाँ पहुँच गए हैं कवि, ये भी कवि ही की कही हुई बात है कि जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है वहाँ कवि की व्यथा और कवि की कहानी पहुँचती है। और कवि कुछ भी कहते हैं और कवि को कहने में उस पर यदि ध्यान से ध्यान रखा जाए और उस पर अगर चलने और उसको कार्यार्थ और उसको चरितार्थ करने की कोशिश की जाए तो आप ये समझें कि कवियों ने बहुत सारी बातें की, और कवि आपको रास्ता दे सकते हैं कहीं से निकलने का, और कवि रास्ता देते हैं और निकलता है भी आदमी उनके बताए हुए रास्ते से। जैसे मैंने आपको अभी वो बात कही थी कि तुम कहाँ रुकते हो अर्श व फर्श की आवाज़ से, और एक कवि ने क्या कहा वो सुन लीजिए। अब ये भी समझने की चीज़ है, ये कवियों की बात आती है। कवि कहते हैं इस तरह से, कवि ने यदि आपके मन को थोड़े देर के लिए मुक्त किया, आपको अगर विचलित होने से बचा लिया तो कवि अपने मकसद में कामयाब है। उसने अगर आपको हंसा दिया तो वो भी अपने मकसद में कामयाब है। और ख़ुद नहीं हंसता है और आपको हंसाता है और आप हंस देते हैं तो कवि तो अपने मकसद में कामयाब हो गया। ये और बात है कि आपने कवि के महत्व को नहीं समझा, ये अलग बात। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि कवियों की बात अपनी जगह पर कई बार रहती हैं। क्या हुआ, इसको और आगे जाना है या यहाँ पे अब स्टॉप करना है? आप लोग वैसा सजेशन दे दें मुझे। मैं 1 घंटे की बात हो रही थी, 1 घंटे चलना है 4 बजे या 3:30 में इसको ख़त्म करना पड़े, जैसा आप बताएं। 3:30 तो होने वाला है। मैं राजीव प्रकाश को देख रहा हूँ और रुपेश जी को भी देख रहा हूँ, इन लोगों ने शुक्रिया किया है। ये मैं और आगे बढ़ाऊँ, आप बताएं वैसा मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक कवि ने कहा मेरे भाई
कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाना गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाना गाने इश्क कहते हैं जो प्रेम में बहुत ज़्यादा कोई लिप्त हो जाए। और देखिए, प्रेम को हम लोग इतने सतही रूप में ना देखें। प्रेम वो प्रेम नहीं है जो बॉलीवुड फिल्मों में आप देख करके और समझते हैं कि वही प्रेम होता होगा, तो नहीं, उससे ऊपर से उठने की बात है। प्रेम आत्मा से परमात्मा को मिला देती है, प्रेम व्यक्ति को ईश्वर से मिला देता है, प्रेम प्रेमी को प्रेमिका से मिला देता है, प्रेम आशिक को अपने माशूक से मिला देता है। तो इस प्रेम के बारे में कवि ने कहा कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाना गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अरे भाई, आम तौर से हम देखने के लिए आंखें खोलते हैं, और कवि कह रहा है कि हम किसी को देखना चाहते हैं तो अपनी आंखों को बंद करते हैं। अब आप इसमें निहित बात को थोड़ा सा समझने के, आप सब बड़े और समझदार होशमंद लोग हैं, आप समझने की चेष्टा यदि करें तो आपको इसका उत्तर आपके स्वयं के अंदर मिल जाएगा कि आप जब आंख बंद करते हैं तो आप मनन की मुद्रा में जाते हैं, और मनन की मुद्रा जो दृष्टि से आपको नजर आता है उससे कहीं आपकी दिव्य दृष्टि हो जाती है जब आप मनन की मुद्रा में जाते हैं, और भगवान भी आपके साथ उस वक्त आ जाते हैं, और उस वक्त आपको कुछ ऐसा दिखता है जो आपकी समस्याओं का समाधान कर लेता है। तो यही बात तो कवि ने कही है कि आपको ये लगता होगा भौतिक संसार में लोग आंखों को खोलते हैं देखने के लिए, मगर जब आप अध्यात्म के संसार में जाएंगे, जब अध्यात्म की ओर मुड़ेंगे, तो वहाँ ईश्वर को देखने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए आंखों को बंद करना पड़ता है। और ईश्वर और परमात्मा और ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, सब एक ही शक्ति की ओर जा रहे लोग हैं। ये चोले अलग हो सकते हैं, रंग अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, मगर एक यथार्थ और सत्य एक ही है, और सत्य की तरफ सभी जाते हैं। और सत्य को देखने के लिए हम आंखें कई बार बंद करते हैं और सत्य दिखता भी है। तो ये जो हमारे ऊपर अभी संकट आया है, इस संकट को हम बड़े ही खेलते खेलते और आसानी से इसको हम लोग निकाल ले जाएंगे, और इस बात की पूरी उम्मीद हमारे साथ हम करते हैं। हम अपने बच्चों से भी ऐसा विश्वास करते हैं कि ये भी हमारे साथ इसी तरह से अपनी नैया निकाल करके ले जाएंगे, और कहीं इनको कोई परेशानी इस तरह की नहीं आएगी। अगर कोई परेशानी किसी तरह की आती है, किसी को अगर ऐसा है कि अनिद्रा अगर हो रही है, यानी नींद में अगर कमी आती है, तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप घर में भी हैं, आप लॉकडाउन में हैं, आपने अपने को रेस्ट्रिक्टेड कर लिया है, तो आप शारीरिक परिश्रम कम ना करें। शारीरिक परिश्रम आपको जारी रखना चाहिए। उसमें आप ध्यान भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर योग और साधना भी कर सकते हैं। योग साधना के लिए हमेशा आपके किसी गुरु से दीक्षा होनी चाहिए, या आपने कुछ सीखा हुआ होना चाहिए। उसमें मैं किसी योग के किसी ख़ास आसन को रिकमेंड नहीं करता। मैं अपने लिए जो बेहतर समझता हूँ और जो मैंने अपने परम आदरणीय रामदेव बाबा जी की सीढ़ी देख करके सीखी है, अपने लिए वो सब अपने इस्तेमाल में रखता हूँ। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि योग की साधना और योग का जो अनुपालन है, जो हमारे रामदेव बाबा के पातंजलि योग पीठ से चला, और जो उन्होंने इसको एक दिशा और दशा इसकी बदल दी है, उसका कोई जवाब नहीं है। और उन्होंने इसको बहुत ही पॉपुलर बना दिया है, और उसकी वजह से समाज के काफ़ी बड़े तबके में बिना इस बात के इम्तियाज़ के कि वो कौन से तबके कहाँ से जुड़ के आया है, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे लाभ उठा रहे हैं। तो वो योग और साधना भी कर सकते हैं, आप करते होंगे और करते रहिए। आप कुछ शारीरिक हल्का व्यायाम भी करते रहिए। आपको अपने मन में कुंठाओं को जमा नहीं होने देना चाहिए। आपको हल्की बातें
अपने जैसे लोगों के साथ करनी चाहिए। आपको ज़्यादा गूढ़ बातों में और किसी प्रकार के किसी द्वंद्व में नहीं आना चाहिए। द्वंद्वात्मक स्थितियों से आपको बचना चाहिए, द्वंद्व में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं, चैट भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर कर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट से, द्वंद्वों से बचिए। द्वंद्व का कोई अंत नहीं है मेरे भाई, और उससे कोई लाभ होता नहीं है। और एक बात आपको और बता देता हूँ कि द्वंद्व अच्छी चीज़ है, द्वंद्व को बुरा भी न समझिए। कंपटीशन भी एक प्रकार का द्वंद्व ही है, और जब तक हम अपने अंदर प्रतियोगिता की भावना लाएंगे नहीं और लाते नहीं हैं, और प्रतियोगिता की भावना हमारे अंदर नहीं आएगी, तब तक हम बहुत ज़्यादा प्रतियोगी नहीं बन पाएंगे और ज़्यादा बड़े, हमारी उपलब्धियां बड़ी नहीं हो पाएंगी। अचीवर्स बनने के लिए कॉम्पिटिटर बनना पड़ता है, और कॉम्पिटिटर्स बनने के लिए आपको कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट्स तो खुद से बुलाई हुई, दावत दी हुई चीज़ें हैं। मगर कॉन्फ्लिक्ट के भी दो पक्ष हैं, एक जो स्वस्थ कॉन्फ्लिक्ट है और दूसरा जो अस्वस्थ कॉन्फ्लिक्ट है। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, गाली गलौज के तक चला आए, उसे हम अस्वस्थ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें उस स्तर तक नहीं जाना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट को पर्सनलाइज कर लेना परेशानी की बात हो जाती है। पर्सनलाइज का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप में उसे समावेशित कर लेना, समावेशित कर लेना। किसी भी द्वंद्व को आप अपने अंदर अंतःकरण उसका ना करें। द्वंद्व तो होगा, आज से नहीं रहती दुनिया, जब से दुनिया कायम हुई, अगर द्वंद्व नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर द्वंद्व नहीं होता तो ये पूरी रामायण और पूरी तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण नहीं लिखी जाती। ये तो द्वंद्वों का, और दुनिया को दिखाना था, परमपिता परमेश्वर को ये दिखाना था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को दिखाना था, पांडवों के चरित्र को, कौरवों के चरित्र को, और भीष्म पितामह की प्रतिबद्धता को और बुद्धिमत्ता को, सबको दिखाना था। तो कहा है उसमें बहुत अच्छा, भी इसको भी एक शायर ने कहा कि नाहक हम मोहताजों पर तोहमत है मुख्तारी का, और चाहे हैं सो आप करें। ऊपर नीली कमली छतरी वाले बैठ के चाहे हैं सो आप करें, हमको अबस बदनाम किया। हम तो देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, हम बैठे ही हैं देखने के लिए, और देख रहे हैं कि इन द्वंद्वों का ही ये सब फलाफल है कि इतनी बड़े बड़े महाकाव्य हम लोगों को मिल गए, इतनी बड़ी बड़ी कीर्तियां हम लोगों को मिल गई। और आज भी द्वंद्व से मैं नहीं घबराता, हाँ, द्वंद्व के दुष्कर परिणामों से घबराता हूँ। वो नहीं होना चाहिए। द्वंद्व यदि आपके अंदर है कि लॉकडाउन क्यों हुआ, ये बहुत लंबा हो रहा है, ये सामान्य बात है, नेचुरल बात है, इसको हम लोग सेटल कर लेंगे। इसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, किसी को भी हो सकता है। जब आप देखा आपने कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आपसे कहा कि हाँ मुझे क्षमा कर दीजिए, जब दूसरी बार आए वो, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ये लॉकडाउन कर दिया। मगर वो क्षमा किसके लिए? वो हमारे लिए ना उन्होंने ये किया था। आपको ऐसा लगता है क्या कि आप उनका व्यक्तिगत कोई इसमें मामला रहा होगा? कुछ सवाल ही नहीं होता है। जो व्यक्ति इस दुनिया की मोह माया से बिल्कुल ऊपर है, इसमें भी किसी को कोई दो राय है क्या? शक है क्या? शक करने वाले कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। देखो भाई, जिसका अपना कोई इतना अकाउंट नहीं हो और जिसने अपने लिए कुछ इस तरह का पारिवारिक अपना कोई उसकी संरचना नहीं हो, जिसकी अपनी कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं बना रहे हो, जिसके बारे में आपने सुना नहीं हो कि ये इनका अपना निजी घर है, अब माता श्री जहाँ रहती हैं वो आप देखते ही रहते हैं कभी कभार, तो आपको क्या लगता है कि उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट में उन्होंने कुछ कहा होगा? नहीं मेरे भाई। एक हितकारी व्यक्ति यदि हमारे देश को हमारे लिए मिले हैं और हमारे देश की दिशा और दशा को
परिवर्तित करने का अगर प्रण लिया है तो हम उनके साथ लब्बैक और ज़बान से ज़बान मिला के यस सर कहने वाले भी ना बन सकेंगे? क्या हमें कुछ अपने पास से देना पड़ रहा है? उन्होंने कितनी बड़ी सीख दी है आपको मालूम है? इस बुढ़ापे में 61 साल की उम्र में इस लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मैं 4 घंटे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। और मेरे पढ़ाने की सामग्री अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पे प्रदर्शित कर दूँ। ज़रा बढ़ाइए मैडम, बोर्ड दिखाइए हमारे बच्चों को। ये देखिए, मैंने अपने बेडरूम को क्लासरूम बनाया हुआ है और ये देखिए हमारा बोर्ड है। ये हमारे वो दिखाइए हमारा जो डस्टर है कहाँ गया? ये देखिए हमारे मार्कर, पेन, ये सारी चीजें रूम के अंदर आ गई हैं। मैं तो कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ अपनी इस व्यवस्था को, अपने इस देश की सरकार को और अपने उस महान नायक को जिसने ये इतनी बड़ा कदम उठा करके पूरे देश को विनाश के कगार से बचा करके यहाँ तक लाया है। और हम लोगों को भी नई नई चीज, जिस आप याद करें, आपको लगेगा कि जावेद अशरफ अपनी बात में अतिशयोक्ति कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप याद करें जिस दिन से प्रधानमंत्री ने अपने पद की और गोपनीयता की शपथ ली, क्या आप इस बात को भूल गए कि उन्होंने ऑनलाइन सारी चीज़ें डिजिटलाइज करने और ऑनलाइन करने की बात कही थी? क्या आप भूल गए? उन्होंने इस बात के लिए हमको कहा था कि बीच से बिचौलिया हटा दिया जाए, और बिचौलिए को हटा दिया उन्होंने। डायरेक्ट जो लाभार्थी है उसके खाते में रकम जा रही है आज सरकार की तरफ से। और जनधन योजना जब खुली थी तो कहा कि उसमें कोई पैसा जमा नहीं हुआ, उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। आज यूज़ हो गया ना। उन लोगों से पूछो ना थोड़ी देर के लिए। मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ मेरे भाई, मुझे राजनीतिक मत समझिएगा, मगर जिसकी जो बात अच्छी है वो मैं बेधड़क कहने का आदी हूँ। मैं कभी ऑनलाइन क्लास लेने वाला और फेसबुक लाइव पर अपने वीडियो के लेक्चर और अपनी बातें शेयर करने वाला कभी हो ही नहीं सकता था अगर ये लॉकडाउन ना आया होता। ये लॉकडाउन जिस व्यक्ति ने लाया है, अगर मैं उस व्यक्ति का डायरी वाली उस व्यक्ति का अगर शुक्र, हाँ जो भी जिस व्यक्ति ने इसकी प्रेरणा दी है, जिस व्यक्ति ने इसका शुभारंभ किया, और उसके बारे में अगर मैं कहूँ तो आपको कैसे ये हो सकता है? हमको तो विश्वास करना पड़ता है। मैं बताएं, मैंने तो अपने वाइस चांसलर साहब का भी धन्यवाद किया कि सर आपने ला दिया हमारे कॉलेज में। आज आप जाके देखो, इतने दिनों से हमारा वेबसाइट है मगध विश्वविद्यालय का बना हुआ, मगर मगध विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जो ये बातें आती हैं, जो ई कंटेंट्स होते हैं, वो ई कंटेंट्स ज़्यादा नहीं अपलोड हो पा रहे थे। मगर अभी जब ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए और जब मालूम हुआ कि राजभवन उन्हीं विषयों को और उन्हीं सामग्रियों को ई कंटेंट मानेगा जो पीडीएफ की फॉर्म में या वीडियोस की फॉर्म में हमारे शिक्षण से और हमारे पठन पाठन से जुड़ा होगा। यूट्यूब का वीडियो हो और अगर वो पठन पाठन और शिक्षण से जुड़ा हुआ हो और वो हमारे अगर पोर्टल पे चढ़ा हुआ है, मगध यूनिवर्सिटी में आ गया है, तो वो ई कंटेंट में आ जाएगा। और वो ई कंटेंट में अगर आ गया तो हमारे लिए वो हर तरह के फ़ायदे लाएगा, हमें उसका वेटेज मिलेगा। आज आप जाके देखिए कितनी भीड़ लगी है और लोग अपने ही कंटेंट डाल रहे हैं। और इस छोटा सा आदमी जो पुराने ज़माने का आदमी है, जिसने कि बहुत ज़्यादा, हमने तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह चलाया नहीं, हम अपने विद्यार्थी जीवन में कभी कंप्यूटर नहीं चलाते थे, हमने तो कंप्यूटर देखा भी नहीं था। और जब कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर छूने से हमें डर लगता था। मगर हम धीरे धीरे, और आज ऑनलाइन क्लास लेने के योग्य अगर बने हैं तो मैं तो ये मानूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री की वजह से बने। आपको भी मानना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री डायरेक्ट तो नहीं कह सकते थे हमसे
और हम भी नहीं कर सकते थे अब, जब तक कि कोई हमारे पास आदेश नहीं आता ऊपर का। तो हम इंतज़ार में, यूजीसी ने कहा, हम चुप बैठे। यूजीसी ने कहा हम अपने टीचर्स से नहीं कह सके कि आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दीजिए। हम इंतज़ार करते रहे कि राजभवन हमारा कब कहेगा, और प्रधानमंत्री तो वहाँ से कह ही रहे थे। प्राइमरी स्कूल्स में क्लासेस शुरू हो गए, हम तब भी चुपचाप बैठे रहते थे। मगर मेरी दुआ तो जाके असर कर गई ना। आ गया लेटर, वो शाम 13 तारीख की वो शाम जिस दिन ये लेटर आया, और 14 तारीख से हम लोग जब इसमें आ गए और पूरी जोर ताकत से लग गए, तो फिर आप देखिए 15 तारीख से तो हमने 15, 16, 17, 18 उस हफ्ते का 4 दिन क्लासेस लेने का, और तमाम हर उम्र के लोग, हर तरह के लोग, सब लोगों ने और टीचर्स ने, सब ने अपने अपने क्लासेस ऑर्गेनाइज करनी है। बच्चे भी उतने ही जीलस होकर के आ रहे हैं। आज भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी हद तक बच्चे जो है वो इस लाइन में भी दिख रहे हैं मेरे साथ, वो आ रहे हैं, और उन्होंने देखा है, चूँकि ये वाला लाइव प्रोग्राम के बारे में मैंने उनको खबर कर दी थी। तो ये कोरोना के सिर्फ ऋणात्मक पक्षों को जो लोग बहुत उद्धृत करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, मैं कहता कि ऋणात्मक तो ऋणात्मक ही था। उसकी तो जो सबसे छोटे से छोटी इकाई का नुकसान होना था, वो भी नहीं, छींट की बराबर भी हमारी तरफ नहीं आया। बचा लिया गया लॉकडाउन करके। और लॉकडाउन जो हमारे लिए तोहफे लाया, वो आपको समझना चाहिए। मगर आप अगर अपनी निगाह में धनात्मक और अब पॉजिटिविटी और अपने अंदर देखने की वो नज़र पैदा कर लेंगे, तब नज़र तो आप ही को पैदा करनी होगी। अब एक गिलास में अगर आधा जल भरा हुआ है, तो आप उसे दोनों बात बता सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये पानी आधा भरा हुआ है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और आप कह सकते हैं ये गिलास आधा खाली है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। सिर्फ आपके बोलने की अदा में फ़र्क है, और आप देख रहे हैं कि इसका मानी कितना बदल रहा है। मगर आपके बारे में पूरा पता चल जाएगा कि आप आधा भरा वाले हैं या आधा गिलास खाली वाले हैं। आधा भरा, भैया मेरे कहने से अगर मीनिंग वही आता है, तो हम आधा भरा ही क्यों ना कहें। मगर हम सब के विचार तो बदल नहीं सकते ना। विचार में आपको अपनी तरह से विचलित होने का पूरा आपके पास इस बात की आज़ादी है, और आप स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों में जा सकते हैं। मगर कोई बुढ़ा अगर आपके सामने कुछ विनती लेकर के आया हो, और अगर आपसे अपने अनुभवों के आधार पर ये कह रहा हो कि जो हमारी आंखें देखती हैं वही सब सही नहीं होती, और जो नहीं दिख रहा है उसके पीछे भी कुछ होता है, तो उस पर भी कुछ विचार करना चाहिए कि हमें क्या इंटरेस्ट है किसी को भ्रम देने का। हमें क्या इंटरेस्ट है इस तरह से भ्रम से देखने का कुछ नहीं। इसमें तो कोरोना एक अवसर बन गया, हमारे लिए अवसर बना है। आप सिर्फ पॉजिटिव हो जाए ना, आप पॉजिटिव हो जाए। देखिए, इच्छाएं अनंत हैं और उन पर आपको अपना काबू करना होगा। एक बात हम लोग बहुत ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स के बारे में जब पढ़ाते हैं, काउंसलिंग करते हैं मनोविज्ञान के अंदर, तो हम कहते हैं कि सुनो, जब एनसीसी के भी हम रहे थे ना बहुत दिनों तक, 20 साल एनसीसी ऑफिसर भी मैं रहा हूँ, तो वहाँ कैंप लगाते हैं, तो भैया कैंप में खाना 800 लोगों का एक साथ बनता है, तो घर की तरह खाना कहाँ से देंगे। जाहिर है 800 लोगों का खाना बनेगा तो कहीं नमक कभी तेज़, कभी ये, कभी जायका, कभी कमज़ोर, कभी दाल पतली, कभी घट गई, तो थोड़ा मिलाई भी जाती है। वो तो समाज का रीत रहा है और हम करते हैं। अब बच्चे बहुत दुखी, भैया 12 दिन के इस खाने से, 8 दिन के इस खाने से, 10 दिन के इस कैंप में क्या ये आखिरी खाना है क्या? फिर घर जाके खाना है ना तुम्हें। अरे तुम इंजॉय करो ना, ये कंपनी कहाँ मिलेगी तुम्हें?
एक बार अगर एनसीसी से आउट हो गए 2 साल 3 साल के अंदर, तो अगली बार अगर किसी मंत्री जी का पुत्र भी अगर महाविद्यालय का छात्र नहीं है और किसी महाविद्यालय में नहीं पढ़ता है जहां एनसीसी की यूनिट भी हो, तो वो एनसीसी का कैडेट नहीं हो सकता है। एक मंत्री का पुत्र हो सकता है, वो करोड़पति हो सकता है, वो अरबपति हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, मगर एनसीसी का कैडेट वही हो सकता है जो एक ऐसे महाविद्यालय का विद्यार्थी हो जहां एनसीसी की यूनिट हो और उसमें वो सिलेक्ट किया गया हो। वहाँ बाप की कमाई या बाप के ओहदे नहीं देखे जाते, वहाँ बच्चों के अपने सामर्थ्य देखे जाते हैं और उस महाविद्यालय और विद्यालय की क्षमता देखी जाती है कि वहाँ एनसीसी है। बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें एनसीसी नहीं है, मगर हमारे गया कॉलेज में तो खैर एनसीसी बहुत पहले से थी, हम लोगों ने 20 साल चलाई और अभी भी गर्ल्स यूनिट भी चल रही है, बॉयज़ यूनिट भी चल रही है और कई एनसीसी कैडेट्स भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी वो उत्साहित हो रहे हैं इसमें। जय हिंद सर आ रहा है। मैं जो आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, वो मेरा संदेश ये है कि आप इसके अंदर एक ही विषय को देख लेना। जो सैटेलाइट पिक्चर्स आ रही हैं नासा के द्वारा, जो सैटेलाइट से पिक्चर्स आ रही हैं, वो दिखा रही हैं कि धूल गर्द हमारी दुनिया में कम हो गई, दुनिया ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है, नदियाँ साफ हो गई हैं, स्वच्छ जल निश्चल निष्कपट झरने चल रहे हैं। और ये सिर्फ किस लिए हुआ है? कल मैं एक देख रहा था कि पूरे महासागर में जहाज खड़ा है, तेल ले लेके, कच्चा तेल ले लेके, जिसे रास्ते नहीं मिल रहे हैं, जो डॉक्स में एंट्री नहीं ले पा रहा है। और डॉक्स में एंट्री इसलिए नहीं ले पा रहा है कि वहाँ डॉक्स में जो यार्ड्स हैं वो भरे हुए हैं तेल से और तेल की खपत ही ख़त्म हो गई है। अरे तेल वालों, बहुत इतराते थे, देखो भगवान ने एक एक्शन नक्शा तुम्हारे लिए बना के रख दिया कि तुम देख रहे हो, तुम्हारे तेल लेकर के पूरे समुद्र में हज़ारों हज़ार की संख्या में जहाज़ खड़े हैं और तुम्हारा तेल आज लेने वाला कोई नहीं है। दाम घट गया है, गिर गया है, तेल बिक ही नहीं रहा है, तेल की ज़रूरत ही नहीं है, हम बगैर तेल के भी ज़िंदगी जी ले सकते हैं। तो ये तो एक हमारे नए जनरेशन के लिए एक समझने की बात है कि अरे बेटा, अरे बेटियां, अरे बच्चों, ऐसा नहीं है। ये नया जनरेशन आगे कितनी हमारे अंदर क्षमता रहेगी और उन क्षमताओं से हम बहुत कुछ आगे कर लेंगे। और ये जो हमने समझ लिया है कि हम बगैर इस चीज़ के नहीं जी सकते, नहीं, आप जब जीने पे आ जाएंगे तो आप किसी भी परिस्थिति में जी सकते हैं। आपने कभी सोचा था कि बगैर चौक पर गए हुए और बगैर काशीनाथ मोड़ पर टहले हुए और बगैर गया कॉलेज में चक्कर लगाए हुए और बगैर आशा सिंह मोड़ और कॉलोनी घूमे हुए आप रहते? आज हैं आप न खेल परिसर गए हैं, न पहाड़ तल्ली गए हैं और न उस तरफ दौड़ रहे हैं, न उस तरफ दौड़ रहे हैं। आप अपने घरों में हैं, सेफ है और बिल्कुल सुरक्षित है। आपको इसके अंदर सिर्फ अपने लिए एक विषय ढूंढना है, वो ये विषय कि जब हम इस लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो फिर पूरे अनुशासन का सबूत देंगे। ऐसा नहीं कि उस बांध के टूटे हुए पानी की तरह हम आगे बढ़ जाएं। हाँ, राजीव प्रकाश भी है जो अभी एबीवीपी के काफ़ी एक्टिव कार्य करता है, वो भी एनसीसी में रह चुके हैं, हमारे कैडेट थे। उन्होंने लिखा है, मैंने बताया आपको। सही बात है राजीव, आप तो थे ही कैडेट, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, घर में लॉकडाउन ने ये बता दिया कि घर में रह के भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि मेरे प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि ऑनलाइन कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे, अरे भाई हालात कुछ ऐसे बनते गए कि हम ऑनलाइन पर आज भी वश हो रहे हैं। सोचे आप, ये कोई नहीं जानता था, क्या वास्ता था हमारे देश का इस बीमारी से, क्या वास्ता था। वो वैश्विक स्तर पर कैसे हुआ उसमें आपको हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बड़े लोग बोलते हैं, अपना समझा करें कैसे हुआ। हमारा देश जब उसके नीचे आया तो हम
कैसे उससे बचे, उसको देखना है, और हम किस तरह से हम उससे बाहर आएंगे और उसमें अच्छी चीज़ें और अच्छी ज़िंदगी लॉकडाउन के अंदर भी जीने का हम रास्ता निकाल सकते हैं, और निकाल लिया है हमने। हम तो बहुत, आई एम वेरी हैप्पी। मैं अपनी तरफ से बहुत खुश हूँ। मैं अपनी तरफ से, आप कहेंगे कि ये अपने खुद गर्जी में ऐसा बोले, नहीं है बेटा, ऐसी बात नहीं है। पढ़ाना, लेक्चर्स में जाना, क्लास लेना, कॉलेज रेगुलर जाना, ये मेरा पैशन है। उधर के 10-15 दिन मैं थोड़ा सुस्त रहता था, मगर जिस दिन से ये आपका ऑनलाइन टीचिंग शुरू हो गई है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं वर्किंग नहीं हूँ, और मेरी व्यस्तता सुबह से शाम तक इसी तरह से चलती है। आप विश्वास करें कि जूम ऐप से 4:30 पर फिर मेरा एक क्लास बैठी होगी, आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी, और उससे पहले मुझे यहाँ पे अपनी क्लास लगा करके इन सब सामानों के साथ बैठ जाना पड़ेगा, और ये सामान मेरे पास मेरे बेडरूम में पड़े हुए हैं। तो ये जो जीवन जीने का एक तरीका हमारा इसके अंदर आया है, वो एक बहुत बड़ी बात आई है। इसको सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आप कभी छोड़ के तो देखो, घर में रह के तो देखो, लोगों के रंग, चमड़ों के कलर साफ हो गए हैं। हम पहले कुछ डार्क कलर के थे तो कुछ साफ हो रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं गोरा हो रहा हूँ, मगर हाँ, जब गर्द ही नहीं पड़ रही बाहर की, जब धूप नहीं लग रही बहुत ज़्यादा, बिला ज़रूरत भी लगती थी, जितनी ज़रूरत है उतनी तो आप छत पर ले लें, अपनी छत पे जाके विटामिन डी के लिए आप ले सकते हैं, मगर जो ज़्यादा लगती थी, आज गर्मियों के मौसम में भी, खैर इस बार तो भगवान भी खुश हैं, मौसम बहुत अच्छा कर दिया है उन्होंने, और ये जो नेचर में इतना बड़ा परिवर्तन आया, ये इतना बड़ा बदलाव आया, नदियाँ स्वच्छ दिखने लगी, सड़कों पे देखो तो जो तस्वीरें आ रही हैं देश की, दुनिया की, वो लगता है जैसे कि दुनिया ही वो नहीं है। शांत हो गया है माहौल, वातावरण शांत हो गया है, और चिड़िया भी चहक रही है, अपने ढंग से चहक रही है। मगर इस बात का ख़ास ध्यान देना है कि हम लोगों को ऐसे जानवर जो छोड़े गए हैं सड़क पर, चाहे वो जिसके भी हों, चाहे वो जैसे भी हों, आप उनको कुछ न कुछ अपने खाने में से उनके खाने की व्यवस्था करते रहिएगा, उनको देते रहिएगा। चिड़ियों को भी कुछ दाना डालते रहिएगा, कुछ उनके लिए पानी डालते रहिएगा। आप जहाँ पे 4 लुक़मे खा रहे हैं, अगर आधा लुक़मे में इन प्राणियों की भी रक्षा आप कर लें तो ये बड़ा काम और योगदान होगा आपका, और इस संसार के प्रति भी, और इस पूरे मानव जाति की जिम्मेदारी है, चूँकि हम समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जी हाँ, हमें लाखों वर्ण योनि में सर्वश्रेष्ठ बनाया, इसलिए बनाया कि हम सब की चिंता करते हैं। हम अपनी करते हैं, अपने भाई की करते हैं, अपने पड़ोस वालों की करते हैं, अपने मोहल्ले वालों की करते हैं, आस पड़ोस की करते हैं, विद्यार्थियों की करते हैं, सब की करते हैं, और उतने ही नहीं, अन्य प्राणियों की करते हैं, जंगल के जो जीव हैं उनकी करते हैं, उनकी भी रक्षा जहाँ तक संभव हो सकती है हम करते हैं। और अभी जो लॉकडाउन से कुछ प्राणियों के, होटलों के बंद होने से खाने बंद हुए हैं, तो हमारे महल्ले में भी मैं देख रहा हूँ कि कुत्तों को खाना एक जगह पे दे रहे हैं लोग। चिड़ियों के लिए हर छत पे पानी और खाने वाने का इंतज़ाम लोगों ने किया है। और जिन लोगों ने, अगर नहीं, देखो भाई, ऐसा है कि चिड़ियों के लिए गगन खुला है, आप अपनी छत पे रख दो, 5 किलोमीटर की भी चिड़ियाएँ आके आपके घर से खाना भी ले लेंगी, पानी भी ले लेंगी। इसलिए आप अपने कर्तव्य का पालन करें। दूसरे आपकी बात ना मान तो मैं भी आप पर कोई कंपल्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिविटी, अगर कोरोना से हमारे अंदर पॉजिटिविटी और समस्त प्राणियों से प्रेम की एक भावना ही अगर जागृत हो जाती है, तो हम तो इसको भी एक वरदान ही समझेंगे। इसलिए हमने कोरोना को कभी बहुत निगेटिव दृष्टि से नहीं देखा, लॉकडाउन को निगेटिव नहीं देखा, पॉजिटिव देखा। मैं समझ सकता हूँ कि इतने डेवलप्ड नेशन जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं इतनी डेवलप्ड थीं, वो भी कुछ ना कर सके, और अगर किया जा सकता था तो वो यही एक रास्ता था, और वो रास्ता आप देख रहे हैं, जो रास्ता हमारे प्रधानमंत्री ने अपनाया, हमारे देश के लोगों ने अपनाया, हमारे देश के लोगों ने उनका साथ दिया है, और अब तो बहुत सफ़र तय कर चुके हैं।
अब तो नज़दीक हैं। और प्रधानमंत्री जिस दिन चले होंगे उस दिन उनको लगा होगा कि मैं तो तन्हा ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज सारा हिंदुस्तान उनके कारवां की तरह बना हुआ है। हम लोग सब वो हमारे नेता की तरह आगे अग्रणी हैं, हम उनके फॉलोअर हैं। और इस बीच में जितने नेताओं की आवश्यकता है सब लोग हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। थैंक्स टू कोरोना, थैंक्स टू दी लॉकडाउन, मेरे जीवन का ये पहला फेसबुक लाइव है, ये आप सुन लें। बहुत सारे मेरे और कार्यक्रम होते रहे हैं, फेसबुक लाइव इत्तेफाक है, किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया और किसी ने मुझे कभी बुलाया नहीं। तो कि ये तो फेसबुक लाइव का जो अवसर मिला है वो इसी में मिला है। और हमारे विद्यार्थियों ने खुद ही इसे मेरे सामने ला के रखा है और उसका प्रस्ताव दिया है। मैंने सिर्फ स्वीकार किया है, समय निश्चित किया है, चूँकि और भी क्लासेस वगैरह से एडजस्ट करके समय निश्चित किया है। मैं ये कह रहा था कि आप पॉजिटिव हो जाएं, आप अंतः आत्मा से इस बात के लिए पर चिंता ही छोड़ दें कि कोई भी चीज़ गलत हुई है। जो हुआ है सब कुछ ठीक हुआ है, जितना हो चुका है सब कुछ अच्छा हुआ है, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और आगे आप सिर्फ अपनी अच्छी बातों में सहमति दे करके और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाए और बढ़ा करके इस लॉकडाउन के दुष्प्रभाव अपने ऊपर ना ले, इसे हमेशा अपने लिए बहुत अच्छा और प्रभावकारी बनाए। कि एक दो शेर मैं चाहता हूँ कि आपको सुना दूँ कि तिनकों सा बेबसात ये इंसान हो गया, तिनकों सा बेबसात ये इंसान हो गया और देखा नहीं कि किसका ये नुकसान हो गया। और इंसान की अक्ल फ़हम से बरतर भी है कोई, हम पर तो इस मरज़ का ये एहसान हो गया। यानी हम ही सिर्फ सोचते हैं, ऐसा नहीं है। इंसान की अक्ल फ़हम से बरतर भी है कोई, हम पर तो इस मरज़ का ये एहसान हो गया। ये बीमारी ज़रूर आई मगर हमारे ऊपर ये एहसान छोड़ गई कि हमें बहुत सारी चीज़ें इसने सिखा दी हैं। और आप लोगों ने बहुत समय दिया, बहुत आप लोगों ने इसको चाव से सुना। और जहाँ तक लोग सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप मेरे साथ बने रहे। अभिषेक कुमार निराला जी जिन्होंने मेरे ऑनलाइन जुड़वाया था, विशाल राज अभी दिख रहा हूँ मैं, ये सारे लोग हमारे साथ बने रहे और ये लाइव सेशन कराया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ रहें खुश रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, दूरी बनाए रखें, अपने आसपास के पशुओं का भी ध्यान रखें, मानवों का भी ध्यान रखें, चिड़ियों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूँ गया ABVP का, जिन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया कि मैं नौजवानों की इतनी बड़ी संख्या से आज रूबरू हो सका हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी हमारे गया के ABVP के जो भी कार्यकर्ता हैं वो जावेद अशरफ को ज़रूर याद रखेंगे और जावेद अशरफ भी उनकी हर जगह उनके लिए उनके साथ खड़ा दिखेगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।